Goa is on. 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 गोवा इज ऑन। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान शायद ये गोवा इज ऑन का डायलॉग नहीं बोल पाते अगर 19 दिसंबर 1961 का दिन नहीं आता। उसके जगह पर वो बोल रहे होते पुर्तगाल इज ऑन, या पुर्तगाली एम्बेसी के बाहर गोवा जाने के लिए वीजा का ठप्पा लगाना पड़ता। क्योंकि दोस्तों 19 दिसंबर 1961 तक गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का हिस्सा नहीं था, उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा को आज़ाद कराते कराते हमें 14 साल लग गए। हमारी नई पेशकश, एक नई सीरीज आज़ादी और बंटवारा की शुरुआत हम आज करेंगे गोवा के आज़ादी की कहानी को लेकर। हम आज बताएंगे कि कैसे गोवा भारत का हिस्सा बना, कैसे गोवा को आज़ाद कराया गया और क्यों गोवा को आज़ाद कराने में 14 साल लग गए। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश क्राउन से। तो भारत में जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनियाँ थी या जहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था, उन सब जगहों पर से हमें आज़ादी मिल गई और उनमें से 529 रियासतें हमारे साथ मिली और भारत आज़ाद हुआ, एकीकृत हुआ। ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन गोवा उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में था, इसलिए गोवा को आज़ाद उस वक्त हम नहीं करा पाए थे। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था या उसकी पुरानी कहानी कहाँ थी, इसके थोड़े से इतिहास पर हम फौरी नज़र डाल देते हैं। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही परिवार थे जिनका गोवा पर शासन था। वहीं से पुर्तगालियों ने उनसे गोवा हथियाया और 1510 से लेकर करीब 1961 तक पुर्तगालियों का कब्जा गोवा पर रहा। ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने की कोई मुहिम नहीं हुई। धर्म परिवर्तन के विरोध में कभी 1583 में कुंकली विद्रोह हुआ था। वो बेसिकली पुर्तगाली जो वहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे थे उसके विरोध में हुआ था। उसके अलावा 1755 से लेकर 1912 तक एक लंबे अरसे तक वहाँ के राणे समुदाय ने पुर्तगालियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, जिसे राणे विद्रोह भी कहते हैं। लेकिन 1788 में वहाँ पर एक प्रमुख पिंटो आंदोलन हुआ। पिंटो वहाँ के पादरी हुआ करते थे। पुर्तगालियों ने क्या किया कि वहाँ के पिंटो पादरियों के अलावा पुर्तगालियों को भी वहाँ पर पादरी नियुक्त करने लगे। उनको लगा कि उनके धर्म और संस्कृति में पुर्तगाली हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत के मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान से मदद मांगी। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान और गोवा के पिंटो पादरियों के बीच में एक बातचीत हुई, एक योजना बनाई गई। उन टीपू सुल्तान ने उन लोगों से कहा कि आप एक काम करना कि पुर्तगालियों के सैनिकों के खाने में जहर मिला देना, और जब आप जहर मिला दोगे हमें संकेत दे देना, हम गोवा पे आक्रमण कर लेंगे और फिर गोवा को हमारे कब्जे में ले लेंगे। ऐसा होने ही वाला था, लेकिन पिंटो समुदाय के बीच में ही एक पुर्तगालियों का मुखबिर निकल गया। जिस आदमी को खाने में जहर मिलाने का काम दिया गया था, उसी ने जाके पुर्तगालियों को पूरी बात कह दी। नतीजा क्या हुआ? पूरा आंदोलन ही ठप पड़ गया। 15 पिंटो पादरियों को सरेआम मौत की सजा सुनाई गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुर्तगालियों की बर्बरता वहां पर चलती रही। 1910 में वहां पर राजशाही शासन का अंत हुआ। लोगों को लगा कि अब शायद उन्हें थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी, थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी बर्बरता को 2 कदम आगे बढ़ाया और गोवा निवासियों के ऊपर अपना अत्याचार करते गए। 1928 में वहां पर कांग्रेस की कमेटी, गोवा कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद वहां पर शुरू हुआ स्वतंत्रता का
अहिंसा का आंदोलन। उसके बाद 1930 में पुर्तगाल ने अपनी सारी कॉलोनियों में जहां पर उनका कब्जा था वहां पर राजनीतिक सम्मेलन और राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगा दी। फिर बात आई 1932 पे। 1932 का साल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल में इस साल एंट्री होती है हमारी इस कहानी के एक महत्वपूर्ण किरदार की। 1965 में महमूद साहब की एक मूवी आई थी जौहर महमूद इन गोवा। उसमें एक गाना था, हलाकू रहा है न हिटलर रहा है, मुसोलिनी का न वो लश्कर रहा है, नहीं रूस का जार बाकी तो कैसे रहेगा सालाजार बाकी। सालाजार, एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार, वो पुर्तगाल का तानाशाह था 1932 से लेकर 1968 तक। हमारी इस कहानी के अंदर एक प्रमुख किरदार है सालाजार। 1932 में उसने पुर्तगाल की सरकार की बागडोर संभाली, तानाशाह था। लेकिन वो एक ऐसा तानाशाह था जिसके मित्र राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, हिटलर का विरोधी था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में जहां पर सारे तानाशाहियों का अंत होने लगा, उसके बावजूद भी सालाजार अपनी तानाशाही शक्ति और शासन को चलाते रहा। कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो न्यूट्रल रहा, उसने कहीं पर भी भाग नहीं ली। नतीजा कि अमेरिका और उनके सारे मित्र दोस्तों के साथ उसकी मित्रता बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसे अमेरिका से आर्थिक सहायता भी मिली और नेटो का सदस्य भी बना दिया गया। इसी वजह से सालाजार तानाशाह होते हुए भी अमेरिका मित्र बना रहा। 1940 से लेकर 1946 के बीच में गोवा के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सत्याग्रह भी हुआ। सत्याग्रह को लीड किसने किया था? हमारे 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नायक राम मनोहर लोहिया उसको लीड कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया के और भारत छोड़ो आंदोलन पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया। आपने शायद देखा होगा और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। खैर 1946 में सारे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया और वहां पर जो अहिंसक आंदोलन चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया। इधर भारत में आज़ादी नजदीक थी और आज़ादी की बातें चल रही थी। सत्याग्रहियों को लगा कि भारत के साथ साथ गोवा भी आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि वो पुर्तगाल के कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में नहीं था। खैर सालाजार को मित्र देशों का समर्थन था, नेटो का वह सदस्य था, तो भारत वहां पर सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो सैनिक कार्रवाई करता तो नेटो के सारे देश हमारी अपनी सेना वहां पर उतार देते हैं और वो भारत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कूटनीति का रास्ता अपनाया, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया और सही वक्त का इंतजार करने लगे। सालाजार गोवा को अपने पुर्तगाल का अभिन्न हिस्सा कहता था और भारत भी गोवा को अपना अभिन्न हिस्सा कहता था। ऐसा नहीं है कि गोवा के अंदर आज़ादी का आंदोलन खत्म हो गया था। गोवा में गोवा कांग्रेस के जो सत्याग्रही थे, वहाँ के लोकल कांग्रेसी थे, वो अहिंसा के आधार पर अपना आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे। उसके अलावा गोवा लिबरेशन आर्मी और गोवा आज़ाद गोवंतक नामक दो संगठन थे जो सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे वहाँ पर और गोवा को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सालाजार के बीच में एक मुलाकात हुई 1953 में गोवा के मुद्दे को लेकर। उस पर सालाजार ने नेहरू को क्या कहा? उन्होंने कहा गोवा हमारा हिस्सा है, वो कोई दान या तोहफे में देने की चीज नहीं है। 1953 में भारत और पुर्तगाल के बीच संबंध इतने बिगड़ गए कि उन्होंने आपस में सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए। 1954 में पौंडीचेरी का भारत में विलय हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, कोई सेना नहीं भेजी गई। पंडित नेहरू को लगा कि गोवा का भी ऐसा ही कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो
आर्मी एक्शन के खिलाफ थे, लेकिन वक्त उस वक्त सही नहीं था। अमेरिका और दूसरे देश पुर्तगाल के साथ थे। उस वक्त नेहरू ने यूएनओ में जाके गोवा का मुद्दा भी उठाया था। रशिया ने, रूस ने उस वक्त हमारा साथ भी दिया था, लेकिन पुर्तगाल के साथ सारे मित्र देशों ने पुर्तगाल का साथ दिया था। भारत में क्या हो रहा था? भारत में जनसंघ के एक नेता थे जगन्नाथ राव। वो 3000 लोगों को लेकर 1955 में गोवा में घुसने का प्रयास किया, तो उस वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां भी बरसाई गई। मई 1955 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और छोटे छोटे जत्थों में गोवा जाने का ऐलान किया। तब कई बार वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के जत्थों पर गोलीबारी हुई। पुर्तगाल ने इंटरनेशनल लेवल पर यह कहना शुरू कर दिया था कि भारत उसकी संप्रभुता के ऊपर खिलवाड़ कर रहा है। वापस नेहरू ने भी जवाब दिया। नेहरू ने कहा कि कोई आज़ादी के लिए सत्याग्रह कर रहा है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन सत्याग्रह का भी एक सिद्धांत होता है, उसके पीछे सेना नहीं भेजी जाती। नेहरू ने अपना एक कूटनीतिक रवैया सामने रख दिया। हालांकि नेहरू ये जानते थे कि आज नहीं तो कल हो सकता है उन्हें आर्मी एक्शन लेना पड़ेगा। 1955 में अमेरिका ने पुर्तगाल को गोवा में जनमत संग्रह कराने का एक सुझाव दिया और साथ में यह भी कहा कि इसमें हम आपका साथ देंगे, लेकिन पुर्तगाल ने इससे इनकार कर दिया। एक तरफ अमेरिका और मित्र देश थे जो पुर्तगाल के साथ थे, एक तरफ सोवियत रूस और कुछ अन्य देश थे जो भारत में गोवा के कब्जे का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे वक्त पलटा और दौर आया 1961 का। 1961 में ऐसा क्या हुआ कि भारत ने गोवा को आज़ाद करा लिया। कुछ सर्कमस्टांसेस की हम बात कर लेते हैं। 1961 में क्या हुआ? 1961 में अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी भारत के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रुख रखते थे और पुर्तगाल के साथ में उनके संबंध इतने एग्रेसिव नहीं थे जितने पहले के राष्ट्रपतियों के साथ हुआ करते थे। उसके अलावा क्या था, नेटो देश भी अपने बीच में एक तानाशाह सालाजार को देखकर थोड़ा सा असहज भी महसूस करते थे। सालाजार की अपने ही देश में लोकप्रियता भी कम हो रही थी और दूसरी तरफ गोवा के मुद्दे पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ता ही जा रहा था। रूस के अलावा अफ्रीकी देश भी भारत का समर्थन करने लगे थे गोवा के मुद्दे पे। ऐसे में पंडित नेहरू ने गोवा के अंदर आर्मी एक्शन का डिसीजन लिया। पहले डेट तय हुई 14 दिसंबर की, लेकिन फिर कुछ कारणवश उस डेट को एक्सटेंड करके 16 दिसंबर कर दिया गया। कैनेडी ने नेहरू को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत संयम बरतेगा और हम पुर्तगाल से कहेंगे कि वो गोवा से निकल जाए। लेकिन जवाब में नेहरू ने कैनेडी को कह दिया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। 17 दिसंबर को भारत की सेना गोवा में एंट्री कर गई और 36 घंटे में गोवा को आज़ाद करा लिया गया। नेटो और अमेरिका और दूसरे देशों ने क्या किया? भारत की थोड़ी बहुत आलोचना की। भारत को जो आर्थिक मदद मिल रही थी उसमें 25% की कटौती की और अपना पल्ला झाड़ दिया। कारण ये था कि सालाजार से वो खुद भी थोड़े से असहज हो चुके थे। उधर पुर्तगाल ने क्या किया? पुर्तगाल ने इसका मातम मनाया। उस साल क्रिसमस नहीं मनाई और भारत के ब्रिगेडियर सगत सिंह के ऊपर $10,000 का इनाम रखा उनके सर के ऊपर। ब्रिगेडियर सगत सिंह वो पहले इंसान थे भारतीय सेना के जिन्होंने गोवा की जमीन पर कदम रखा था और फिर गोवा को उनके ही नेतृत्व में आज़ाद कराया गया था। खैर, गोवा से जो पुर्तगाली वापस गए थे अपने देश पे, उन लोगों को बहुत अपमानित किया गया, उनको भगोड़ा कहा गया था। खैर, पुर्तगाल और भारत के राजनयिक संबंध तो 1953 से ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन वो बहाल हुए 1974 में। 1968 तक सालाजार का तानाशाह शासन रहा पुर्तगाल में। उसके बाद
और शासन बदला, लेकिन 1974 की क्रांति पे वहां पर एक लोकतंत्र बहाल हुआ। उसके बाद 31 दिसंबर 1974 में पुर्तगाल ने एक ट्रीटी साइन की जिसमें दमन, दीप, दादरा हवेली और गोवा को भारत का अभिन्न हिस्सा माना। इस तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा गोवा भारत में मिला लिया गया और गोवा को आजाद करा लिया गया। तो ये कहानी थी गोवा को आजाद कराने की। 14 साल लेट जरूर हुए लेकिन दुरुस्त हुए। आज गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम सब के लिए एक फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन पॉइंट। खैर, आज़ादी और बंटवारे के इस सीरीज में हम 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के वक्त की और कुछ कहानियां लेकर आएंगे, तो उन कहानियों का भी आनंद लीजिएगा। तब तक क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब करेंगे। फिर हमारे फेसबुक पेज लॉजिशियन आंसू को लाइक एंड फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।